गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 9 में हम आपको बता रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये टॉपिक शुरू हुआ था। इसमें हम आपको एटॉमिक नंबर 1 to 30 परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता दिए थे। इस वीडियो में हम आपको आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। तो रेडी बनाइएगा। आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपको बताया जाएगा। तो चलिए इस क्रम में शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि आयन किसे कहते हैं। आयन क्या होता है, इसके पहले भी हम किसी और चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं आयन के विषय में। आयन क्या होती है? वह विद्युत आवेशित स्पीशीज होती है जो या तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर बनती है या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर बनती है। देखो, विद्युत उदासीन कोई स्पीशीज है ए, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यही स्पीशीज किसी रासायनिक क्रिया में यदि इलेक्ट्रॉन त्याग कर रही है तो इसके ऊपर पॉजिटिव स्पीशीज, इस स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिए कि आयन दो टाइप के, या तो ये ऋणात्मक आयन होंगे या तो ये धनात्मक आयन होंगे। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान अगर कोई परमाणु, उदासीन परमाणु या स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वह ऋणावेशित आयन बनाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तो वह धनावेशित आयन बनाएगी। तो आज हम इन आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड बातें करेंगे। तो इस क्रम में देखो, जैसे कुछ आयन हेडिंग बनाइए, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए देखते हैं। जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11। सोडियम पे 1 प्लस हो गया तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 10। Mg है 12, Mg प्लस प्लस इसका भी हो जाएगा 10। ऐसे और एग्जाम्पल देखो, एल्यूमिनियम है 13, एल्यूमिनियम प्लस 3 हो गया तो इसका भी हो जाएगा 10। ठीक, इसी तरीके से Cl है 17, Cl निगेटिव हो गया तो 18। ध्यान दीजिए ऐसा क्यों हो रहा भी हम आपको बताएंगे। ऐसे देखो, सल्फर है 16 माइनस 18। चलो इसको पहले देख लेते हैं। ध्यान दो बच्चों, अगर मैंने कहा क्या, रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो पॉजिटिव आयन बनेंगे। जब किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर घट जाता है। जितने नंबर आप इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना उसमें कमी आ जाएगी, उतने ही अंक की कमी हो जाएगी। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 का विन्यास क्या होगा? 281।
अब अगर Na+ की बात आ जाती है तो क्या होगा 2A, क्योंकि यहाँ पर Na इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे Mg का करते हैं तो क्या होता है 2A2, और Mg+2 का करेंगे तो 2A आ जाएगा। ठीक, ऐसे एल्यूमिनियम में देखो, इसका करते हैं तो क्या होगा 2A3, एल्यूमिनियम 3+ का करेंगे तो क्या होगा ओनली 2A। 17 में आइए, 17 का क्या होता है 287, Cl- का करेंगे तो 288। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऋणात्मक आवेश आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जितने निगेटिव चार्ज आएंगे उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जा रहा, एक निगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ऐसे देखो 16 का क्या होता है 286, सल्फर पे 2- है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो क्या हो गया 2A। स्क्रीनशॉट ले लो। आपको एक आइडिया मिल गई है कि आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से होते हैं, तो एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना आपको मिल गया। इसके अतिरिक्त और भी करना चाहेंगे आप, जैसे देखो ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन माइनस देखो क्या हो जाएगा 10। नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन पे 3 माइनस, एटॉमिक नंबर 10। ऐसे देखो इसका क्या करते हैं आप 2 6, इसका क्या होगा 2 8। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इसका क्या होगा 2 5, इसका क्या होगा 2 8। ठीक, तो इस तरीके से आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाते हैं। इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप नोट्स में अपने ऐड कर लीजिएगा। हेडिंग क्या थी, आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगली हेडिंग डालिए आप लोग वैलेंसी, क्या बोलते हैं संयोजकता। इसको बोलते हैं वैलेंसी। इसकी कुछ थीसिस ऐसी है कि वैलेंसी होती क्या है, तो पुरानी अवधारणा के अनुसार ये कहा जाता है कि किसी तत्व की दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। ध्यान दो, वैलेंसी शब्द ग्रीक भाषा के वैलेंसिया से उत्पन्न हुआ है। वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द वैलेंसिया से उत्पन्न हुआ है या वैलेंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संयोग करने की क्षमता। संयोग करने की क्षमता, इसका मतलब क्या निकला, एक तत्व की दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता यानी कि जुड़ने की क्षमता को उसकी संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी ग्रीक भाषा के शब्द वैलेंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संयोग करने की क्षमता। ठीक, अब चलो देखो वैज्ञानिक, ये तो आपकी विशेष हाइपोथेसिस थी। स्टार्टिंग में ये कथन दिया गया था, बाद में आए थे वैज्ञानिक कासेल और लुईस, ये साइंटिस्ट आए वैज्ञानिक कासेल और लुईस। तो इन्होंने इससे हट के कुछ डेफिनेशन बताई इसकी वैलेंसी की। वह इनका वक्तव्य, इनका कथन
जो दिया गया था उसको हम नाम देते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये इसको दिया था किसने? कासेल और लुईस ने। पहले इसकी थीसिस जान लीजिए तो इसको नोट किया जाएगा। वैज्ञानिक कासेल और लुईस ने संयोजकता की इस डेफिनेशन से हटके अपनी एक बात प्रस्तुत की, जिसमें ये कहा गया था कि संयोजकता किसी भी परमाणु या तत्व की संयोजकता उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। या जब कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ बंध बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है या जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, यानी कि आदान प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन की उतनी ही संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब इसमें क्या बातें कही गई हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, बात ध्यान दीजिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक कासेल तथा लुईस द्वारा किया गया। पहली चीज ध्यान दीजिए, बहुविकल्प में भी आ सकता है कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया? तो क्या बताएंगे? कासेल और लुईस ने। क्या लिखेंगे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक कासेल तथा लुईस द्वारा किया गया। इस सिद्धांत की अवधारणाएं निम्न हैं। इसमें आप लिखेंगे किसी तत्व की अधिकतम संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, या किसी तत्व द्वारा दूसरे तत्व के साथ बंध बनाने में लगने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को, अब वो चाहे साझेदारी से बन रहा हो या अपरमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बन रहा हो, उसे क्या कहते हैं? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि क्या बातें कही गई। तत्व के दूसरे तत्व के साथ बंध बनाने में लगने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक, अब देखो संयोजकता जो आपकी होती है ये 3 टाइप की होती है। जैसे इसमें से 3 टाइप की वैलेंसी है। पहली होती है वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। दूसरी होती है सहसंयोजकता। सहसंयोजकता को बोलते हैं कोवैलेंसी। तीसरी होती है उपसहसंयोजकता। उपसहसंयोजकता इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कोऑर्डिनेट वैलेंसी। चलो इस क्रम में बात करते हैं कि वैद्युत संयोजकता क्या होती है।
वह यौगिक जो वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उनको क्या कहते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं। फिर इसी क्रम में हम तीनों की बातें कर रहे होंगे। तो पहली हेडिंग बनाइए वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक, वैद्युत संयोजकता का मतलब है कि ये ऐसे टाइप के कंपाउंड इसको देंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का गुण होगा। वैद्युत शब्द आया है विद्युत से, यानी कि ये सभी यौगिक ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होंगे। तो इस क्रम में देखो दो भिन्न परमाणु हैं, इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा होता है। इस कारण से दोनों में से किसी एक की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, एक की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। सपोज दैट अगर B की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो A के इलेक्ट्रॉन B की ओर अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। तो इस तरीके का जो बंध बनता है इस बॉन्ड को बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध। और इसके फलस्वरूप कंपाउंड क्या निर्मित होगा, A से इलेक्ट्रॉन गया B के पास गया, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, वैद्युत संयोजी यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक। एक बात पुनः ध्यान दीजिए, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जिन दो परमाणुओं के मध्य यह बंध बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक, अब देखो जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपका बहुत पॉपुलर कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आपको मालूम है कि सोडियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Cl का एटॉमिक नंबर 17 287। ठीक, अब हमने क्या कहा, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे, वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बाह्यतम कक्षा को वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यही इलेक्ट्रॉन वैलेंसी निर्धारित करते हैं। ध्यान दीजिए, ये सोडियम का नाभिक है, इसके बाहर 3 कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं यही बॉन्ड बनाते हैं, यही वैलेंसी डिफाइन करते हैं। इसके पहले की कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये वैलेंसी को निर्धारित नहीं करते हैं। तो देखो इस स्थिति में क्या है कि सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन का अष्टक पूरा नहीं है, सोडियम का भी अष्टक पूरा नहीं है। ये करता क्या है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन को दे देता है। 1 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन को दे देता है तो इसका विन्यास क्या उत्पन्न होता है, 2 8, और इसका विन्यास क्या हो जाता है, 2 8 8। ठीक, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों कंपाउंड आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक, तो ये कैसे हो रहा है, सोडियम है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। ऐसी स्थिति में
कंपाउंड बनता है Na+Cl-। इस तरीके का जो कंपाउंड बनता है, इस यौगिक को वैद्युत संयोजी यौगिक, या चूंकि ये आयन के रूप में है तो इनको हम आयनिक यौगिक भी कहते हैं। ये वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। ठीक, तो बात को समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। परमाणु एक से दूसरे के साथ क्यों करते हैं इस तरीके की घटना? इनका ऑक्टेट, जिस परमाणुओं का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस तरीके की घटना करते हैं, जिसमें वो अपना अस्थाई विन्यास प्राप्त कर सके। अस्थाई विन्यास प्राप्त करने की एक मेथड ये है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इस तरीके की घटना का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। एक परमाणु से दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। और इस बंध में जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन की उसी संख्या को इनकी वैद्युत संयोजकता कहते हैं। चूंकि ये यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप आयनिक रूप में प्राप्त होते हैं, यानी कि आयन के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इन यौगिकों को आयनिक यौगिक भी कहते हैं। ठीक, ये बात हो गई। एग्जाम्पल में आपका हो गया NaCl, और भी एग्जाम्पल है जैसे देखो, और भी एग्जाम्पल है जैसे MgCl2 हो गया। तो मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282, Cl का 17 287, 2 बार Cl है, Cl की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसी तरीके से दूसरे Cl का भी क्या होगा? 287। अब यहाँ आ जाओ, देखो इसका स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक Cl यहाँ है, एक यहाँ। दोनों Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो Mg क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इस तरीके से मैग्नीशियम परमाणु पर 2 धन आवेश आ जाते हैं, Mg++, और Cl परमाणु पर प्रत्येक Cl पर एक निगेटिव आता है। तो 2Cl परमाणु है तो 2Cl-। यहाँ भी NaCl की तरह स्थिति क्या दिख रही है आपकी? आयनिक यौगिक बन रहे हैं। ये एग्जाम्पल में हो जाएंगे इसके आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, Mg की वैलेंसी 2, और प्रत्येक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं? 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी 1। फिर से ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, और दोनों क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो दोनों की वैलेंसी 1। यहाँ क्या है? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन पाया, तो दोनों की वैलेंसी 1। ठीक, अब चलो इनकी लक्षण की बात करते हैं। तो वैद्युत संयोजी यौगिक, फर्स्ट पॉइंट, वैद्युत संयोजी यौगिक ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इनके गलनांक तथा पठनांक उच्च होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि इनको जल में घोलने पर ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। एक विशेष बात यह है कि वैद्युत संयोजी यौगिक जब तक वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं तब तक इनसे करंट पास नहीं होती है।
एक क्वेश्चन आता है कि गलित अवस्था में NaCl विद्युत का सुचालक है, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या है कि NaCl अणु, आपका NaCl यौगिक, जब तक ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है तब तक ये Na+ और Cl- में नहीं होता है। जब तक दो विपरीत प्रकार के आयन नहीं बनेंगे तब तक इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये ठोस अवस्था में कुचालक रहते हैं, परंतु जलीय विलयन में ये सुचालक हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, विद्युत संयोजकता की कहानी हो गई। सेकेंड टॉपिक है आपका सहसंयोजकता। सहसंयोजकता क्या होती है? इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं कोवैलेंसी। ये है आपकी कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब है, सह का मतलब है साथ साथ, संयोजकता यानी कि यहाँ पर दो परमाणुओं के मध्य क्या होगी? साझेदारी होगी। दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन परस्पर साझेदारी करेंगे। कोई ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। ध्यान दीजिए मेरी बात को, हम क्या कह रहे हैं? कोई भी परमाणु, दो परमाणुओं में से कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन दूसरे का ना तो लेंगे ना तो अपना देंगे। ये परस्पर क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। जैसे देखो, एक पॉपुलर एग्जांपल आपके सामने हम कर देते हैं अमोनिया CH4 दो दिखा देते हैं। तो जैसे देखो नाइट्रोजन है और इससे जुड़ा 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसके आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। अब इसके पास दो कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन या तो 5 निकाल दे तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से एक्सेप्ट कर ले तो अस्थायी हो जाएगा। अब इससे जुड़ना वाला क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन के परमाणु का अस्तित्व संभव नहीं है। इस दशा में जब इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तब ये दोनों क्या करते हैं कि शेयर करने लगते हैं, यानी साझेदार। अब देखो 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा कैसे? हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए हमने इसको क्रॉस से ड्रा किया है इलेक्ट्रॉन अलग दिखाने के लिए। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 दिखा दिए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 दिखा दिए। अब देखो ऐसे हो गई साझेदारी। ये इस कंडीशन में क्या निकल रहा है? साझेदारी में क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग की जाती है तो जिसके साथ साझेदारी हो रही है उसका भी गिनते हैं और स्वयं का भी गिनते हैं। तो नाइट्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 इसका था, 3 शेयर किया, हो गया 8। अब इस दशा में नाइट्रोजन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ये वाली है K, ये वाली है L सेल। L में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो देखो अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। हाइड्रोजन के पास 1 है, ये है K वाली सेल, और K वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये देखो 1 शेयर करके 2 पूरा कर लेता है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें, जहां कहीं सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल सहसंयोजी बंध, 2 परमाणुओं के बीच अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका होता है।
इसका मतलब कि अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो देखो यहाँ कंडीशन क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 सहसंयोजी बंध बना रहा है, जिसमें तीनों हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं और नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेष बचा हुआ है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कोई किसी का ना तो ले रहा है ना तो कोई किसी को दे रहा है, ये परस्पर साझेदारी कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार की घटना का नाम होता है सहसंयोजी बंध। अब सहसंयोजकता क्या होती है? इसी सहसंयोजी बंध के निर्माण में लगने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उस परमाणु की कोवैलेंसी यानी कि सहसंयोजकता कहते हैं। देखो, नाइट्रोजन ने शेयर किया 3 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3। हाइड्रोजन शेयर किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1। समझ पा गए बात मेरी? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सहसंयोजी बंध के निर्माण में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की उसी संख्या को उस तत्व की सहसंयोजकता कहते हैं। अब नाइट्रोजन अपने परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया, इसकी वैलेंसी 3 हो गई। हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। इसी तरीके से मीथेन मॉलिक्यूल है, देखो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, ये K वाली सेल है, ये L वाली सेल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ये है 1 और ये है आपकी K वाली सेल। अब देखो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 थे तो तीनों के पास एक एक है, तीनों के पास K ही सेल है और K वाली में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। उसी तरीके से यहाँ कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, चारों में एक पे एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से डिनोट कर दे रहे हैं। हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। अब ऐसे बॉन्ड बना के शेयर करेगा, इस तरीके से देखो। अब यहाँ भी कंडीशन क्या जनरेट हो रही है अमोनिया की तरह। हाइड्रोजन कार्बन के बीच में 4 सहसंयोजी बंध, यानी कि प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा। कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। कार्बन अपने बॉटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, चारों को साझेदारी कराया, तो इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई 4 और हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हुई 1। ठीक, इसी तरीके से देखो अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 होना चाहिए, 4 शेयर किया तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से ये सहसंयोजकता का कॉन्सेप्ट है। क्या बताएंगे कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को उसकी सहसंयोजकता कहते हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब इस कंपाउंड के लक्षण क्या होंगे? इनके गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजी यौगिकों से कम होंगे। ये प्रायः जल में अल्प विलेय होते हैं। और क्या होंगे? ये मोस्ट ऑफ द केस ऊष्मा और विद्युत के उजालक होते हैं। इस तरीके की इनकी प्रॉपर्टी हो गई। ये आपकी 2 तरीके की वैलेंसी हो गई, वैद्युत संयोजकता और सहसंयोजकता। ठीक, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट आता है आपका उप सहसंयोजकता। नोट करना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उप सहसंयोजकता
इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कोऑर्डिनेट वैलेंसी। चलो इसको देखते हैं क्या होती है बात। वैद्युत संयोजकता में आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन केवल दिए जाते हैं और दूसरे के द्वारा ग्रहण करते हैं। सहसंयोजकता में क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी होती है। लेकिन उपसहसंयोजकता में ये बात होती है कि दोनों को मिला देते हैं, वैद्युत संयोजकता और सहसंयोजकता। इसका मतलब परमाणु के मध्य साझेदारी भी होती है और किसी एक परमाणु से दूसरे की ओर एक जोड़ी युग्म इलेक्ट्रॉन का डोनेशन भी होता है। यानी कि दोनों परमाणुओं में से कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर तो रहा है और कोई एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे को दिया भी जाएगा। जब दोनों घटनाएं एक साथ दिखें तो इसका नाम होता है उपसहसंयोजकता। जो इस तरीके का बॉन्ड आप देख रहे हैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उपसह संयोजी बंध बोलते हैं। और उपसह संयोजी बंध को सर्वप्रथम वैज्ञानिक लोरी और सिडविक द्वारा दिया गया था। वैज्ञानिक लोरी और सिडविक ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया कि एक तरीके का ये भी एक तरीके का बॉन्ड होता है। जिस तरीके से आपका ये वैद्युत संयोजी बंध है, ये सहसंयोजी बंध है, उसी तरीके से एक उपसहसंयोजी बंध भी होता है। ये कब बनता है? कुछ विशेष यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन को दिया भी जाता है, इस तरीके की वैलेंसी को उपसहसंयोजकता और इस यौगिक को उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। इस उपसहसंयोजी बंध को वैज्ञानिक लोरी और सिडविक द्वारा दिया गया। अब चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, अधिकतर मोस्ट ऑफ द केस जो पीरियोडिक टेबल के आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो उपसहसंयोजी यौगिक ज़्यादा बनाते हैं। उसकी बात अभी आपके लेवल में नहीं है, तो एक छोटा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जो कि पी ब्लॉक के तत्वों द्वारा स्पष्ट है। जैसे देखो, एक कंपाउंड है आपका NH3 + BCl3। ये NH3 अमोनिया है और BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड है। तो इसको देखो, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, और बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन मात्र होता है। ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन मात्र होता है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, 5 का विन्यास करेंगे तो 3 आएगा। नाइट्रोजन का 7 होता है, विन्यास करेंगे तो और 5 आएगा। तो देखो बोरान के साथ 3 क्लोरीन, ये, और नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये क्या होता है कि देखो, एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, क्लोरीन के पास 8 हो गए, एक यहाँ बना दिया 8 हो गए, एक यहाँ बना दिया 8 हो गए। अब बोरान के पास 3 थे, 3 से किया 6 हो गया। इसी तरीके से नाइट्रोजन यहाँ से किया ऐसे, तो इसके पास क्या हो गया? 5 और 3 8 हो गया। नाइट्रोजन का अष्टक तो पूरा हो गया, लेकिन बोरान के पास अभी मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, जो यही एक जोड़ी युग्म इलेक्ट्रॉन है यही डोनेट कर दिया जाता है बोरान। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो,
नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ ये से जुड़ा है। फिर यही नाइट्रोजन युग्म इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है बोरान को। बोरान के पास भी बाथम को उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। हाँ, ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को बोलते हैं उपसह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका उपसह संयोजकता हो गई। अब इसमें उपसह संयोजी यौगिकों के लक्षण में क्या होते हैं? इनके गलनांक पूर्णांक सहसंयोजी से ज़्यादा होते हैं, परंतु वैद्युत संयोजी से कम होते हैं। ये पानी में घोल दिए जाने पर डूब जाते हैं। और फिर देखो ये जल में विलय होते हैं। इस तरीके की बात आप इसमें आएगी। तो ये आपकी हो जाएगी उपसह संयोजकता में। तो इतनी टाइप में आपकी बात थी ये बैलेंसी की। तो बैलेंसी हम आपको इतना बता दिए, 3 तरीके की होती है, वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उपसह संयोजकता। चलो इस क्रम में अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं आपसे परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, समस्थानिक और समधारिक क्या होते हैं, फिर इन पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। इस तरीके का अभी 1-2 लेक्चर आपका इस चैप्टर में बचा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। अगली वीडियो में हम आपको इसके आगे की बात परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, समस्थानिक, समधारिक ये सब बातें बताएंगे। इतना आज तक आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद।